हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स क्लास 10th ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में क्या क्या हमें समझना है, क्लास 10th में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, एनसीईआरटी में, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी थ्योरम्स आती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो आपको एक्सरसाइजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंट्रोडक्शन में ही आपको इतना डिस्कस कर लूँगा, इतना ज़्यादा हम समझ लेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि हमें कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना क्वेश्चन किए ही हम सारे चैप्टर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन में रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स ये वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। आपने क्लास 8th 7th 9th में देखा होगा, आपको नंबर्स सिखाए गए होंगे, नंबर्स बताए गए होंगे कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद में हमारे कौन से नंबर्स आते हैं, और होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे रेशनल नंबर्स आते हैं, फिर इरेशनल नंबर्स आते हैं, और इन सबको मिलाकर हमारे रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके समझेंगे सारे चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सारे नंबर्स हमारे जो होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद में हमारे हमने इसमें अगर जीरो इंक्लूड कर दिया, अगर हमने इनकी शुरुआत काउंटिंग नंबर्स के साथ में जीरो भी ऐड कर दिया तो 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट मैनी, कभी भी हमारे नंबर्स ख़त्म नहीं होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो जीरो से लेके सारे काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो को मिलाकर हमारे जो नंबर्स होते हैं जिनका नाम होता है वो होता है होल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आ गया, फिर होल नंबर्स आ गया। उसके बाद आते हैं हमारे कौन से, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, 0 और 1 2 3 तो रहते ही हैं, ठीक है। हमारे माइनस के नंबर भी आते हैं, -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब जीरो से पॉजिटिव सारे नंबर, जीरो से आगे तक के अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो, और अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ओके, तो अभी तक क्या समझा आपने, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे इनफाइनाइट मैनी तक। उसके बाद में अगर जीरो को भी इनके साथ लगा लिया जाए, 0 1 2 3 4, तो हमारे नंबर्स का नाम क्या हो जाता है, होल नंबर्स। अगर इनके साथ में हम नेगेटिव नंबर्स भी लगा लें, होल नंबर्स के साथ में नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1 2 3 भी लगा लें, तो इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स के बाद में हमारे आते हैं कौन से, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और रेशनल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं, आपने देखा होगा कि 2/3 है ना, 1/4 है ना, 7/8। अब ये नंबर्स जो होते हैं जो हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो p और q है ये एक हमारी एक लैंग्वेज से वर्ड लेटर्स आए हैं, जिसकी वजह से हम इनको हमेशा p एंड q ही कहते हैं। ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे p एंड q क्यों कहते हैं, इसको हम a और b भी मान सकते हैं, ठीक है। तो p और q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पे एक सिचुएशन होती है, जो p होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो हमारा डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q कभी भी 0 नहीं होता, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल के जस्ट अपोजिट, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, या फिर हमारे और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 0.10 1 0 0 1 है ना, 0 0 0 1
1 0 0 ऐसे कुछ नंबर्स, मतलब जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम सबको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये जो सारे नंबर्स हमने अभी पढ़े हैं, नेचुरल है ना, वो होल नंबर, इंटीजर और रेशनल, फिर इरेशनल, इन सबको मिला दिया जाए और एक बकेट में रख दिया जाए, ये सारे नंबर्स को एक बकेट में रख दिया जाए, उस बकेट का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियल नंबर्स। क्या हो जाएगा बच्चों, रियल नंबर्स हो जाएगा, वो सबका नाम क्या हो जाएगा, रियल। तो ये जो रियल नंबर्स आया है, बट अभी हमने, अब क्लास हम 10th में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने 7th पढ़ा है, 6th पढ़ा है, 5th पढ़ा है, 4th पढ़ा है, हमने सारी क्लासेस पढ़ ली हैं। तो सारी क्लासेस में हमें बहुत सारे नंबर्स के बारे में बताया गया है, नेचुरल बताया गया है, इंटीजर्स, होल, रेशनल, इरेशनल सब बताया गया है। बट अभी हम इस चैप्टर में जो समझेंगे, हमारे जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू हुआ है रियल नंबर से, ठीक है। तो रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, मतलब सब तरह के, जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है। अब रियल नंबर्स में क्या क्या है, रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें हमारे सबसे पहले एक थ्योरम है, उसका नाम है 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। इस थ्योरम का मतलब है कि कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, या फिर उसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। देखो आपने प्राइम नंबर पहले भी पढ़ा होगा कई बार, ठीक है, प्राइम नंबर आपने बहुत बार पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको हो सकता है कि प्राइम नंबर्स के बारे में एग्जैक्टली ना पता हो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर जैसे देखो, अगर मैं 2 के फैक्टर करूं तो 2 इंटू 1 कर सकते हैं, मतलब 2 के फैक्टर्स 2 हो सकते हैं, 2 एंड 1। ऐसे ही अगर मैं 3 के फैक्टर करूं तो 3 एंड 1 हो सकते हैं। अगर मैं 4 के फैक्टर करूं तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 1 हो सकते हैं, ठीक है। देखो 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है, वो नंबर होता है जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है, उस नंबर को हम डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो वो नंबर हमारा फैक्टर होता है। तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, बट 1 के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए, तो हमारे वो नंबर प्राइम कहलाएंगे। अगर 1 के अलावा और उस नंबर के अलावा भी कोई और फैक्टर हो गया तो वो नंबर हमारा प्राइम नहीं, कंपोजिट कहलाएगा। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये नंबर हमारा कंपोजिट हो गया, प्राइम नहीं हुआ। तो समझ में आया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों, या तो वो नंबर ये एक तो वो नंबर खुद, मतलब उसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और एक 1 होगा, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर 2 खुद है और 1 भी है, 3 फैक्टर खुद है और 1 है। ऐसे ही 5 नंबर होता है, 5 का फैक्टर 5 है एंड 1 है, ठीक है। 5 को और किसी के फैक्टर में नहीं लिख सकते, 5 का ऐसा कोई और नंबर नहीं है जिसके मल्टीपल की फॉर्म में हम 5 को लिख सकें, मतलब जिसका मल्टीप्लाई करके हम 5 को लिख सकें, ठीक है। जैसे कि हम 4 को लिख रहे थे 2 इंटू 2, ऐसे ही हम 6 को लिखें तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया। तो 6 हमारा प्राइम नहीं होता। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स, ओके। तो प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, ओके। तो अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, मान लो कि मैंने नंबर ले लिया कितना, मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। 8 नंबर के प्राइम फैक्टर्स करता हूँ, मतलब 8 को मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखता हूँ इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, 8 कंपोजिट नंबर है। अभी मैंने बताया आपको 4 कंपोजिट है, 8 भी कंपोजिट होगा, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसके अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब उसको हम प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख देंगे, 1,
2 टू जा 4, सॉरी अभी 8 है तो 2 टू जा 4 टू जा 8 इंटू 1, ठीक है। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 इंटू 1 हमने इसको लिख दिया। तो ये जो है हमारा फैक्टर हैं, ये हमारे जो फैक्टर हैं ये क्या है, यूनिक हैं, इनके अलावा कोई और फैक्टर इसका नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर के अलावा, ऑर्डर क्या होता है, इसका सीक्वेंस, इनके लिखने का सीक्वेंस। जैसे कि मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 लिखा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। मतलब इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो 15 मेरा एक नंबर है, ठीक है। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं 2 इंटू 15 के फैक्टर्स हो सकते हैं 5 इंटू, मैं 3 लिखूंगा पहले, 3 इंटू 5 इंटू 1, 3 5 जा 15 इंटू 1। तो इनका ऑर्डर और भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं 5 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया। तो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये क्या होंगे, यूनिक होंगे, इनके अलावा कोई और इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ये थ्योरम फर्स्ट कहती है। समझ में आया। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी यही कहती है कि इसके जो हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। ये थ्योरम हमारी डिस्कस की जाएगी इस चैप्टर के अंदर, इस थ्योरम का यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा अब क्या आता है इसके अलावा आता है HCF एंड LCM, जो कि आप जो पहले की क्लासेस हैं 10th क्लास से पहले आप बहुत बार इनको सीख चुके हो। HCF एंड LCM क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में। HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और ये होता है हमारा LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल तो आई थिंक आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल आपको समझना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे, इंटू 1 हो जाएगा, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, अगर हम 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 क्या हो गया, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2। मतलब मल्टीपल ऑफ 2 क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो हम HCF एंड LCM निकालते कैसे हैं, मान लो कोई नंबर है हमारे पास, एक नंबर है मान लो 8 है और एक दूसरा नंबर 12 ले लेता हूँ। कौन सा नंबर ले लेता हूँ, 12, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर करता हूँ, 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे। ऐसे 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12। ओके, अब इसका HCF निकालेंगे। अगर इसका HCF निकालना है हमें तो HCF हो जाएगा गाइस, देखो HCF होता है, उसमें लिखा है HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ कॉमन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन हो सकता है, देखो 2 एंड 2 यहाँ पर कॉमन है, ये 2 एंड 2 कॉमन है, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर दे रखा है बट यहाँ पे नहीं है, ये 3 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये तो कॉमन हुआ नहीं। तो हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है इसमें, 2 एंड 2। एक बार 2 ये कॉमन है, एक बार 2 ये कॉमन है, तो 2 2 जा 4। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 4 HCF हो जाएगा किसका, 8 एंड 12 का। समझ में आया। इसके बाद अगर LCM की बात की जाए, अगर इसी का हमें LCM निकालना हो इन्हीं नंबर्स का 8 एंड 12 का, तो वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं और वैसे HCF के भी और भी मेथड होते हैं, बट मैंने आपको इस मेथड से बताया है। ओके, अब हम LCM के बारे में बात करें तो LCM का क्या कैसे निकाल सकते हैं। LCM में क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करी जाएगी तो यहाँ पर इस 2 को भी ले लेंगे, इस 2 को भी ले लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू, अब इसके बाद में ये कॉमन नहीं है तो इस 2 को भी लिख लेंगे और इस ये भी कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है। तो इसका ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया,
ठीक है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि ऐसा कॉमन मल्टीपल जो कि कम से कम है, छोटे से छोटा है। अगर इसके मल्टीपल निकालें 8 के, तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 8 में जिस जिस नंबर का मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है उन नंबर को हम सबको क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। 8 का पहला मल्टीपल 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 16, हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 8 4 जा 32, है ना, ऐसे ही 40 हो जाएगा। अब 12 के मल्टीपल निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो जाएगा, है ना, फिर 36 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा। ऐसे सारे मल्टीपल्स आते जाएंगे इसके, मतलब 8 में ही मल्टीप्लाई करके बहुत सारे नंबर बना देंगे, ऐसे 12 में भी मल्टीप्लाई करके बहुत सारे नंबर बना देंगे। अब इनमें सबसे छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, देखो यहाँ पर 8, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है। तो ये 24 और 24 ये पहला कॉमन मल्टीपल है इसका, मतलब इनके मल्टीपल्स निकाले तो पहला कॉमन मल्टीपल्स क्या आया, 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। समझ में आया? या फिर हम इस तरीके से निकाल लें या फिर इस तरीके से, दोनों तरीके से हमारा एलसीएम कितना आया, 24। अब हमने एलसीएफ और एलसीएम समझा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा आपके इस चैप्टर के अंदर, उसमें कहा जाएगा कि एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू होगा ए एंड बी। मतलब अगर ए और बी दो नंबर हैं, ये ए और बी हमने दो नंबर माने थे, ये ए है और ये हमारा बी है, ए और बी हमने दो नंबर माने हैं, इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आया है और जो एलसीएम आया है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, मैं एक बार इरेज करके दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास एचसीएफ आया था, कितना आया था, एचसीएफ 4 आया था और एलसीएम कितना आया था, 24। तो अगर 4 × 24 किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, 8 × 12 के बराबर होगा, 8 × 12 के बराबर होगा। देखो 4 और इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 जा कितने होते हैं, 96। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर लिया। ओके, तो यही हमारी सिचुएशन यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, मतलब उन नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाला जाए तो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, आपने पहले भी 9th एंड 8th क्लास में ये बहुत अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर चलते हैं, इसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, कंसीडर द, उसने कहा है कि अगर, क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n where n is a नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब एक नंबर है हमारा 4 की पावर क्या है, n, 4 की पावर n एक नंबर है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n हमारा नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, नेचुरल। ठीक है, चेक whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। मतलब क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है, 4 की पावर n कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, है ना। नेचुरल नंबर्स तो आप जानते ही हो, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, इनफाइनाइट मैनी तक ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल होते हैं। तो n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो, और ये चेक करके बताओ कि क्या इसका जो आंसर आएगा 4 की मतलब 4 की वैल्यू अगर मान लो मैं सपोज करो कि 2 रख दूं, तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 × 4, आंसर क्या है, 16। ठीक है, तो ये चेक करके बताओ कि 4 की पावर n की जो वैल्यू होगी क्या वो 0 से एंड हो सकती है। मतलब 0 से एंड होने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी जो वंस प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो 0 होनी चाहिए। ऐसा नंबर होना चाहिए जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, है ना, 1000 हो गया, ये 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है ना, 30 भी हो सकता है, आए समझ में, 190 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो जाए, मतलब उसका जो एंड है वो किससे होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, ये चेक करके बताओ। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, सिंपल सी बात है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको दिखाई देगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे क्या पता चलेगा। अगर मान लो 10 है नंबर, ठीक है, तो 10 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स करो 10 के, तो क्या आएंगे, 2 × 5, है ना। मतलब जो 10 है वो क्या हो रहा है हमारा
2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 में बनना है। ऐसे ही 100 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो ये क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। ऐसे ही मान लो सपोज मैं 30 नंबर ले लेता हूँ, 30, ठीक है। आप सोचोगे कि ये 100 10 और 1000 ही ले रहे हैं, मैं 30 ले लेता हूँ। तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 5 जा 30, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो कोई भी XYZ कोई भी नंबर आप ले लो, ठीक है, उसके फैक्टर्स में आपने देखा होगा कि सबके फैक्टर्स में 5 आ रहा है एंड 2 आ रहा है, ठीक है। 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5, ठीक है, 2 एंड 5, मतलब हर एक जगह आपको 2 और 5 दिखेंगे ही दिखेंगे। तो अगर कोई नंबर 10 से मतलब अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा, ठीक है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आने चाहिए। अगर ऐसा होगा तब तो उसका आंसर 0 हो सकता है, मतलब वो उसका जो एंड है वो 0 से हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो क्या हम 4 की पावर n में ऐसा देख सकते हैं, तो 4 की पावर n के हमने फैक्टर्स करे तो 2 इंटू 2 है ना, की पावर n, यानी कि 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। यहाँ पर 5 तो है ही नहीं, 5 हमारा यहाँ पर है ही नहीं, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 डज नॉट हैव क्या, 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। सो दिस नंबर 4 रेज टू द पावर n डज नॉट एंड्स 0, ठीक है। ये कभी 0 से कैन नॉट एंड 0, कभी भी ये 0 से एंड नहीं हो सकता। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो हो जाएगा। तो हमें ऐसे कई नंबर्स दिए जाएंगे, यहाँ तो 4 है, हमें 16 दे सकते हैं, हमें 10 दे सकते हैं, हमें 11 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास होगा और वहाँ बोला जाएगा कि चेक करो कि क्या नंबर 4 की पावर n यानी कि 16 की पावर n जो है कभी 0 से एंड हो सकता है, तो हमें वो चेक करके बताना है। तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है गाइस। इंट्रोडक्शन का वीडियो है तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट अगर आपने ये वीडियो देखा शुरू से लेके एंड तक तो आपको क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस शायद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। बिना क्वेश्चंस किए ही आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको लगा सकते हो, उसको कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अब आती है इरेशनल नंबर्स, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी, है ना। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है। P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें यानी कि जैसे कि देखो, अगर मैं √2 को लिखूं, √2 को, तो √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। P/Q में ना लिखने का रीज़न यही है कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू का ना होना, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 1 को, ठीक है, तो 2 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, और इसके आगे कुछ भी नहीं आ सकता, ना इसका रिमाइंडर है और ना इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आए समझ में। अगर मैं √2 को निकालूँ, 2 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ, तो स्क्वायर रूट आई थिंक आपको निकालना आता होगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, 1/1 जा 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। फिर 1 का डबल कर देंगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर हमारा क्या है 1, और इसके आगे हमें कोई नंबर रखना है। तो अगर 21 यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 21 आएगा, 1 से बहुत छोटा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे, तो 2 0 बढ़ाकर हम यहाँ पे क्या नंबर ला सकते हैं, अगर हम 4 लाएँ, 5 लाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर आ जाएगा 96, तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा, है ना। मैं एक अलग से शायद मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है इस मेथड से, ठीक है, ओके। अगर नहीं भी है तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए सेपरेट,
स्क्वायर रूट निकालने के लिए, अदरवाइज आपको पता होगा आई थिंक कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो मैं जस्ट आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या होगा 1.4 ऐसे डॉट 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 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। बट ये कभी नेवर एंड, कभी भी ये एंड नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमेशा आती जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा आती जाएगी। तो हम कभी कोई एग्जैक्ट नंबर हमें मिलेगा ही नहीं, जैसे कि 5 या 2 या 3 या 4 या 5 या 0.5, मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स ये हमें इसको हम कभी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो √2 क्या हो गया हमारा, एक इरेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आई। तो इरेशनल नंबर्स हम ऐसे पता लगाते हैं, ऐसे ही √2/√3 भी इरेशनल नंबर हो गया। पाई की वैल्यू भी आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेट होती है 3.14 और डॉट 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 लगा रहता है, कभी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते। हाँ 22/7 देते हैं, बट ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। समझ में आया। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद और क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, और होगा थ्योरम 1.2। अब एक और थ्योरम है, उस थ्योरम में क्या है, उस थ्योरम में कहा गया है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब वो है हमारा P एक नंबर है, P बी अ प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि मान लो 5 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर हो गया। तो उसने कहा है कि अगर लेट P बी अ प्राइम नंबर, P को हमने इसे मान लिया 5, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि A स्क्वायर कौन सा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, है ना। A स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर क्या हो सकता है, मान लो कि 6 है, ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो अगर P 36 को डिवाइड करता है, ठीक है, P अगर 36 को डिवाइड करता है, तो P जो है वो जो 5 है वो किसको डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 2, ठीक है, और दूसरा नंबर है एक 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर में करूँगा तो कितना आएगा 16। तो अगर 2 से अगर 16 डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो अगर 2 से 16 डिवाइड हो सकता है, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 से अगर 16 डिवाइड हो सकता है, तो 2 से क्या डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड होगा, यानी कि 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर किसी नंबर से किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा जिसका वो स्क्वायर है। मतलब समझ में आया। यहाँ पे 2 से 4 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है एंड 4 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये थ्योरम हमारी यही कहती है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है हमारी 1.2। इस थ्योरम का भी इस चैप्टर के अंदर बहुत यूज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो उसमें बोला जाएगा कि प्रूव करो कि √2 इरेशनल है या फिर √5 इरेशनल है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मतलब हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, हमें √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना है कि इरेशनल ये है। तो कैसे है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब इसके अपोजिट में मान लेंगे कि √2 एक रेशनल है। मतलब √2 को वैसे हमें प्रूव करना है इरेशनल, बट इसके कॉन्ट्रेरी हम मान लेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, उसका उल्टा मान लेंगे। अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर है तो वो कैसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि अगर √2 हमारा रेशनल है तो R/S कोई इंटीजर्स होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे जो R/S की फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है। तो अगर R और S के बीच में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उनको डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कोई दो नंबर हैं, जैसे कि 4 है, एक नंबर 4 है और एक नंबर 12 है, तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो नंबर क्या आ गए 1/3। यानी कि हमने इसको रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस करने के बाद हमारे नंबर कैसे बन जाएंगे, A/B की फॉर्म के बन जाएंगे, ठीक है, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। समझ में आया। और जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम्स, ठीक है।
तो सिंपल भाषा में सबसे पहले हमें कॉन्ट्रेरी मान लेना है। किसी नंबर को अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो उसके कॉन्ट्रेरी हमें मान लेना है कि वो रेशनल है। उसके बाद में हम लिख देंगे सो वी कैन फाइंड इंटीजर r एंड s इज नॉट इज इक्वल टू 0 सच दैट √2 इज इक्वल टू r अपॉन s, इस टाइप से लिख लेंगे। उसके बाद में सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1 के अलावा इनके बीच में कॉमन फैक्टर था, ठीक है। जैसे कि मैंने ये मान लिया कि r था और ये मेरा s था, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर था। कॉमन फैक्टर क्या था? 4 कॉमन फैक्टर था, 4 से दोनों डिवाइड हो रहे थे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सपोज r एंड s have common factor other than 1, then we divide by the common factor to get √2 is equal to a upon b। मतलब हम उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा? a अपॉन b मिल जाएगा, जो कि हमारा 1/3 मिल गया। ये 1/3 नंबर है। ये मैं आपको एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टू गेट √2 a is equal to b वेयर a एंड b आर को प्राइम, सो b, तो अब इसको क्या कर सकते हैं? ये को प्राइम नंबर हो गए। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, b को हम इधर ले आएंगे, b हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b √2 इज इक्वल टू a, b √2 इज इक्वल टू a लिख दिया। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमें इस √2 को हटाना था, इस वजह से हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो दोनों, अगर एक साइड का स्क्वायर किया तो दूसरी साइड का भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो मेंटेन रहे। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, 2b² इज इक्वल टू a²। तो थ्योरम 2 डिवाइड्स a²। नाउ अब उसने कहा, क्या कहा है? देयरफॉर 2 डिवाइड्स a²। अब यहाँ पे क्या है? देखो, 2 डिवाइड्स a² का मतलब क्या कह रहा है? वो हमारे यहाँ पर आया, ये नंबर आया स्क्वायर करने के बाद में हमारा नंबर आया, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा, 2b² इज इक्वल टू a²। 2b² इज इक्वल टू a² का मतलब है कि अगर हम a² को किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? ये 2 इधर चला जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो b² इज इक्वल टू a² अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? b² आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? b²। तो वही बात को वो कह रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a²। नाउ बाय थ्योरम 1.3, यहाँ पर बाई मिस्टेक 1.3 लिखा हुआ है, लेकिन ये थ्योरम कौन सी है? 1.2 थ्योरम है, जो कि हमें अभी हमने पढ़ी है जस्ट, ठीक है। तो इट फॉलोज एट दैट 2 डिवाइड्स a। आप देख भी सकते हो थ्योरम कौन सी है। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया है थ्योरम कौन सी है, 1.2। लेट p बी अ प्राइम नंबर, if p डिवाइड्स a² then p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी कौन सी थी? 1.2। उसमें बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, NCERT के अंदर ये मिस्टेक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम 1.2 की जगह क्या, 1.3 की जगह क्या लिख लेंगे? 1.2। तो 1.2 थ्योरम है। तो क्या कह रहा है? 1.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर a²/2 इज इक्वल टू b² है, ठीक है, a² अपॉन 2 इज इक्वल टू b² है, तो a अपॉन 2 भी कुछ होता होगा, है ना। ओके, जब a² को 2 से डिवाइड करा तो b² आ गया। तो अगर a को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तब भी कोई नंबर आएगा। तो वो नंबर हमें पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या होगा? c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या? c लिख दिया, ठीक है। a² अपॉन 2 इज इक्वल टू तो b² है, बट a अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मान लिया? c मान लिया, सपोज कर लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² अपॉन 4 इज इक्वल टू c², ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी? a² अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? c²। तो a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4c²। मतलब यहाँ से हमने a² की वैल्यू को निकाल लिया। अब इस a² को कहाँ रख देंगे? a² को कहाँ रख देंगे हम? यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। a² की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो 2b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2b² इज इक्वल टू 4c² हो जाएगा। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2c²। यानी कि b² अपॉन 2 इज इक्वल टू c² आ गया, ठीक है। पहले b² अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आया था हमारा? b² अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया था? मैंने अभी बताया था आपको,
जब वो बी को नहीं, ए स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर आया था और बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी आ गया, मतलब 2 से बी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, सी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चला, यहाँ पर हमें पता क्या चला कि यहाँ पर हमें ये पता चला कि हमने 2 ने ए को भी डिवाइड किया है और 2 ने किसको डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। बी स्क्वायर को डिवाइड किया है तो थ्योरम 1.2 से हम ये कह सकते हैं कि वो बी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2 से हम क्या कह सकते हैं, वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो जो 2 है, जो 2 नंबर है वो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है इस थ्योरम से, थ्योरम की हेल्प से। और ये जो हमने प्रोसीजर अभी फॉलो किया है उससे हमें ये पता चला कि 2 से ए और बी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। मतलब वहाँ पर लिखा है दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स बी, अगेन यूजिंग थ्योरम 1.2 p is equal to 2, therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factor। ये बात समझने वाली है। यहाँ पर क्या है, उसने कहा है कि ये कॉमन मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है उस फैक्ट को कि ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर माना था कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। इस फैक्ट को इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट किया है तो किस वजह से किया है, क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था, जो हमने एज्यूम किया था वो कॉन्ट्रेरी एज्यूम किया था, हमने रॉन्ग एजम्पशन कर लिया था। तो हमारा एजम्पशन अगर गलत है तो हमारा आंसर भी गलत ही आएगा। अगर हमने एजम्पशन सही किया होता तो हमारा आंसर भी सही आया होता। तो इस फैक्ट से हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो अंडर रूट 2 इज रेशनल, जो हमने गलत मान लिया था कि अंडर रूट 2 एक रेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। बात समझ में आई? ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको देखो, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो, जिस नंबर को भी आपको इरेशनल प्रूफ करना है उस नंबर के आगे आप, जैसे मान लो अंडर रूट 3 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आप क्या मान लोगे, ए अपॉन बी मान लो डायरेक्ट। ए अपॉन बी ऐसे दो नंबर मान लो जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद इनका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने, इसको पहले ऐसे लिख दो, बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए। इनका स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर यानी कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर बाई 3, यानी कि 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो 3 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो अगर ए बाई 3 इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, फिर कोई नंबर मान लेंगे सी, क्योंकि जब वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब तो बी स्क्वायर आ रहा है, बट वो जब ए को डिवाइड करेगा तो हमें पता नहीं क्या नंबर आएगा, तो इसलिए हमने सी मान लिया। और सी मान के हमें यहाँ से इसको यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू को अगेन हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी क्या, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्या आया था हमारा, 9c स्क्वायर। ठीक है, 9c स्क्वायर आया। 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि 3 से हम b स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहे हैं। 3 से हम पहले किसको डिवाइड कर पा रहे थे, 3 से हम पहले a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहे थे, तो हमने सपोज कर लिया कि a भी डिवाइड होगा। ऐसे हम यहाँ पे b स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहे हैं तो हमने सपोज कर लिया कि b को भी 3 डिवाइड करेगा। तो 3 जो है उसने b एंड a दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें हम थ्योरम 1.2 की हेल्प ले लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो b एंड a दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब वो एक कॉमन फैक्टर मिल गया फिर हमें, है ना, 3 एक कॉमन फैक्टर मिल गया कि a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 3, जिससे ये दोनों डिवाइड करते हैं। अगर ये दोनों डिवाइड होते हैं तो हमारा जो हमने जो एजम्पशन किया था वहाँ पर हमने माना था कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। अब ये को प्राइम तो रहे नहीं क्योंकि इनके बीच में 3 फैक्टर आ गया। तो हम कह देंगे बाद में कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन
हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन एज √3 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज अ रेशनल नंबर, है ना। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज रेशनल, सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हम इनको प्रूव कर देंगे। अब इसके बाद हमारा एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, ठीक है, वो क्या है, वहाँ पर हमें बोला जाएगा कि वहाँ तो हमारा ओनली नंबर था √2 या फिर √3, इसको हमें करना था। अब इसके साथ में एक हमारा नेचुरल नंबर भी दे दिया, मतलब एक होल नंबर या नेचुरल नंबर भी इसके साथ में दे दिया, ठीक है, और कहा गया है कि इसको हमें प्रूव करके दिखाओ कि ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि मान लो 5/√3 इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि a/b दो नंबर हैं जो कि क्या है, को प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, इनको हमने को प्राइम मान लिया। को प्राइम आपको समझ में आ गया, को प्राइम वही नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ऐसा नंबर मान लिया। ठीक है, और ये दोनों क्या है, इंटीजर्स भी हैं। कैसे हैं, इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 5 - a/b, मतलब a/b को मैं इधर ले आऊँगा, a/b जो हैं इनको मैं इधर ले आऊँगा, और ये जो √3 है वो इसको मैं इधर ले जाऊँगा। तो मेरा क्या हो गया, 5 - a/b इज इक्वल टू √3। और इसको रीअरेंज करूँ तो क्या होगा, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 5b - a/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमारा, देखो b भी एक इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है, ये b भी एक इंटीजर है, और ये 5 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो आंसर किस में आता है, इंटीजर में ही आता है। ठीक है, समझ में आया। तो इंटीजर आएगा तो इसका मतलब क्या है, √3 हमारा किसके बराबर हो गया, √3 हमारा किसके बराबर हो गया, इंटीजर्स के बराबर हो गया। तो इंटीजर्स तो हमारा कैसा नंबर होता है, इंटीजर हमारे सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर। कोई भी इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर है और ये भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही -1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा इंटीजर हो और वो रेशनल ना हो, सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं। तो इसका आंसर एक इंटीजर फॉर्म में आएगा। ठीक है, इंटीजर फॉर्म में आएगा, तो इंटीजर हमारा रेशनल होता है, तो √3 भी रेशनल हो गया। अब रेशनल हो गया, बट हम जानते हैं कि √3 तो इरेशनल होता है। √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम इस अपने स्टेटमेंट में लिख देंगे, एज वी नो दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और इस कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था, हमने इनकरेक्ट एज्यूम कर लिया था कि ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रेशनल है तो हमारा आंसर क्या आया, इरेशनल, रेशनल में आ गया। अगर हमने इसे इरेशनल माना होता तो आंसर इरेशनल आ जाता। तो इसी से हम कह देंगे, सो वी कंक्लूड दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आया। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पर, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। एक इरेशनल नंबर होगा, एक रेशनल नंबर दे रखा होगा, साथ में उसके साथ माइनस या प्लस हो रखा होगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप ये प्रूव करके बता दो। ठीक है, तो बस इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है आपका, इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही बताया गया है, यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको नंबर्स पता होने चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर ये नंबर्स पता हैं, उसके बाद आपको HCF एंड LCM निकालना आना चाहिए। ठीक है, LCM एंड HCF निकालना आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट से वो कर सकते हो, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। उसमें क्या करना है, जैसे कि दो नंबर हैं 4 × 8, अब इन दोनों का HCF एंड LCM का जो आंसर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब उसमें से आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पर जैसे कि होता है
मैं ए एंड बी दो नंबर मान लेता हूँ, ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम हो गए। तो अगर आपको कोई भी एक चीज़ मिसिंग है इसमें से तो उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज आपको ए दे रखा है, ए तो दे रखा है और बी नहीं दे रखा, और पूछा गया है कि आप बता दो, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ए दे रखा है, तो आप इस अदर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये अदर नंबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये जो ए है हमारा एक नंबर जो दे रखा है उससे हम डिवाइड कर देंगे इसके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्शन को, ठीक है, तो हमारा अदर नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ये नंबर दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो भी यही हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर देगा। ओके, अब एचसीएफ नहीं दे रखा, एलसीएम दे रखा है, वो दोनों नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो एलसीएम से इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके उसमें यूज होंगे, ठीक है। तो बस आपको इतना आना चाहिए, और रेशनल और इरेशनल प्रूफ करना आना चाहिए, जो कि इरेशनल मतलब इरेशनल प्रूफ करना आना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको दोनों तरीके से बताया है। बस इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको और थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, तो वैसे इसमें कुछ बचा नहीं है, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं अब एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन में। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस करेंगे, और ये सीरीज शुरू हो चुकी है, अब कभी एंड नहीं होगी। ये सीरीज सारे चैप्टर, सारे एक्सरसाइजेज, सारे इंट्रोडक्शन, सब कुछ होगा क्लास 10th मैथ्स का, ठीक है। तो इस सीरीज में आप सारे वीडियोस देखेंगे 1 by 1, ओके। आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।